कौन हूं मैं? क्या है मेरा वजूद? क्या है मेरी पहचान? किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, या फिर एक जिस्म जिसे नोचने को तैयार है चील, कौवे और भेड़िए। जीते जी तो लड़ गई मैं उनसे, पर मरने के बाद मेरे मुर्दे जिस्म को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। देखिए सर, लाश तो पूरी सड़ चुकी है, हड्डियां तक छूट रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास का पूरा एरिया सर्च करो। ओके सर। लाश करीब 4 से 4.5 महीने पुरानी है। लड़की का कद 5 फीट 7 इंच है और उम्र 22 से 23 के बीच। मौत की वजह? पहले सर पे किसी रोड से वार किया गया था, स्कल टूटी हुई है और उसके बाद गला घोटकर मर्डर किया गया। स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं गले पर। डेड बॉडी के साथ किसी ने बलात्कार किया है। आप श्योर हैं इस बात को लेकर? जी हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जो हमें इंजरीज मिली है वो एंटीमोर्टम नहीं, पोस्टमार्टम है। सीमेन डिपॉजिट के ट्रेसेस बाहर प्राइवेट पार्ट पर ही हैं, यानी सीमेन यूट्रस तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तब तक तो सेल्स डेड हो गए थे। नमस्कार, आज क्राइम पेट्रोल डायल 100 के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं पुंसिया बाजतपुर बिहार में हुए एक घिनौने अपराध की दास्तां। एक 22-23 साल की लड़की की लाश पुलिस को मिली और प्राथमिक जांच से पता चला कि पहले उस लड़की की हत्या की गई और फिर उसके साथ बलात्कार। कोई अपराधी इतना अधम कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? लाश को ना तो अभी कोई नाम मिला था और ना ही उसकी पहचान हो पाई थी। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन से 4-5 महीने पहले की मिसिंग रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी। सर, सभी पुलिस स्टेशन और थानों से मिसिंग रिपोर्ट हासिल कर ली है। सर, मार्च 2015 से अप्रैल 2015 तक कुल 72 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसमें से 17 लड़कियां वापस आ गई थी, लेकिन 4 का मर्डर हो गया था और उन चारों के हत्यारों के ऊपर केस चल रहा है। सर, ये फाइल। रितिका, तुम्हारी हाइट कितनी? 5.3। और पाठक तुम्हारी? सर, 6 फीट। तुम्हारी पत्नी की? तकरीबन 5 फीट 3 इंच। पाठक, जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच और हमारे यहाँ इतने ऊंचे कद की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। पाठक, एक काम करो, जिन लड़कियों की मिसिंग केस की फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है उनके परिवारों से पता करो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट लगभग इतनी है। सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। मुझे लगता है अब इस लड़की का कद ही इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। लाश काफी गल चुकी थी और अब उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि लड़की की मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई गई हो, इसलिए उन्होंने खबरियों के नेटवर्क को काम पर लगा दिया। 5 गांव से 5 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लड़कियों का कद लाश से मैच करता था। अब जांच का दायरा सिमट कर उन 3 परिवारों तक आ पहुंचा था। क्या उनमें से कोई शिनाख्त कर पाएगा इस लाश की? ये चूड़ियां हमें लाश के हाथों से मिली थी। आप पहचानते हैं इसे? आपकी बेटी की है? नहीं साहब, न तो ये चूड़ियां हमारी बिटिया के हैं और न ये लाश। नहीं साहब, हमारी बहन लंबी जरूर थी पर ये नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वो तीसरी फैमिली का क्या हुआ? सर, तीसरी फैमिली एक ड्राइवर की है, नाम है फिरोज। उसकी बीवी लापता है, अभी पटना गया हुआ है, देर रात तक लौटेगा। कल सुबह तक थाने आ जाएगा। नाम क्या है इसका? पता नहीं साहब। तेरी बीवी का जो लापता है? साहब, ईऊ नहीं है। अबे, तेरी बीवी का कोई नाम था कि नहीं? फरीदा। कद? इतना होगा साहब,
लेकिन ये सब काहे पूछ रहे हैं आप लोग? 4 महीने से लापता है ना तेरी बीबी? हाँ साहब, लेकिन वो लापता नहीं है, भाग गई किसी दूसरे मर्द के साथ। अरे हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमें छोड़ के गई वो। अब उसके अम्मी अब्बू जाने और ऊ जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें माफ कीजिए। कहाँ रहते हैं उसके माँ बाप? यहीं कटोरिया गांव में। और सुन, जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। ठीक है साहब। पाठक, सर। फिरोज के ससुराल वालों को बुलाकर लाश दिखाओ। मुझे लगता है अब यही फैमिली हमें मुजरिम तक पहुंचाएगी। सर। सर मुन्ना। हमने सुना है आपकी बेटी लापता है। आपकी बेटी लंबी थी, लगभग उसी कद की एक लड़की की सड़ी हुई लाश मिली है हमें। हमारी बेटी नहीं होगी साहब। बिना लाश को देखे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है? आओ। इस लाश की हाइट तकरीबन 5 फीट 7 इंच है। आपकी बेटी की हाइट भी इतनी थी ना? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब, कैसे पहचाने हम इसको? आप इन चूड़ियों को पहचानती हैं? नहीं। ठीक है, आप दोनों बाहर बैठिए। पाठक। सर। इन दोनों को लैब लेके जाओ, इनका डीएनए सैंपल लो और लाश के डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, ये लाश जिस बोरी में मिली थी उसके ऊपर एक मार्क था, वो भी पता करो आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। सर। हेलो सर, उस लाश का डीएनए मुन्ना बाबू और रज्जो का डीएनए से मैच हो गया। मतलब लाश फरीदा की है? जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पाठक। सर। फरीदा की दोनों फैमिलीज को बुलाओ। अब इन दोनों फैमिलीज की कुंडली हमें खोलनी होगी। फरीदा और उसके शौहर के ताल्लुकात कैसे थे ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शौहर तो कह रहा है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके साथ वो भागी थी उसी ने उसे मार दिया। हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी थी तो कोई अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश के साथ रेप क्यों करेगा? अब इस केस को सुलझाने के 2 ही रास्ते हो सकते हैं पाठक। पहला तो ये पता लगाना कि वाकई में फरीदा ऐसी थी जैसा उसका शौहर बता रहा है, और दूसरा उस क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझना जिसने ये घिनौना अपराध किया है। पाठक, लाश के साथ रेप हुआ है, ये क्रिमिनल नेक्रोफिलिक भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोस की मदद लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ तहकीकात शुरू करो, मैं डॉक्टर बोस को मिलकर आता हूं। सर। वेल, सिंस इट्स अ केस ऑफ डेड बॉडी रेप, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बैठो। एक तो ये कि शायद कोई आपसी दुश्मनी हो। इस लड़की की तस्वीर है कोई आपके पास? जी नहीं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लड़की बेहद खूबसूरत होगी, और यह भी हो सकता है कि कोई उसे पाने की कोशिश करता रहो और अंत में कुछ हासिल होता नजर नहीं आया तो पहले उसने लड़की का मर्डर कर दिया और फिर रेप। कोई दिल जला आशिक ये क्राइम कर सकता है। डॉक्टर बोस, इस केस में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है, फिर भी हम इस एंगल के बारे में गौर जरूर करेंगे। कोई खूबसूरत लड़की अगर ना कहे तो मेल ईगो को चोट लगती है और वो ऐसी हरकत कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बेहद रेयर है। नेक्रोफिलिया। डॉक्टर बोस, मुझे नेक्रोफिलिया के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए। नेक्रोफिलिया मतलब मेंटली इम्बैलेंस लोग जो सिर्फ डेड बॉडीज के साथ ही रेप करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में ज्यादातर औरतों से प्यार पाने की हिम्मत नहीं होती। अपीयरेंस से वो लोग शाय दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते, लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वो लोग डेड बॉडीज की तलाश करते रहते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक नेक्रोफिलियक्स। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर डेड बॉडीज को दफनाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है। डॉक्टर बोस, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की का खून किसी और ने किया हो और उसके बाद डेड बॉडी के साथ रेप किसी और ने किया हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको एक नहीं दो मुजरिमों को तलाशना होगा। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है विक्टिम के बारे में जानना, विक्टिम की पर्सनालिटी के बारे में जानना, क्योंकि विक्टिम की हिस्ट्री ही
आपको क्लू दे सकती है कि उसे किसने मारा होगा। इसका मतलब है हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से फरीदा की कहानी शुरू हुई, उसके अपने माता पिता के घर से भागने से। सर, फिरोज। फिरोज, जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी फरीदा की है। और बड़ी हैरानी की बात है कि उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप हुआ है। रेप हुआ है? तो नहीं तो होना ही था। अच्छा हुआ मर गई, जीते जी तो मार ही डाला था ना उसने हम लोगों को। कोई नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। फिरोज, तुम फरीदा को कब और कहां मिले थे? सर, एक दिन की बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे हम धक्का नहीं लगा सकते? अरे लड़की है पर कमजोर नहीं। चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। देखते हैं। चलिए। 1 2 3। देखा, निकल गई ना। भाई मान गए आपको। सुनिए, कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें। नहीं रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए ना, पाँव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम। बस साहब, उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे। हम दोनों मिलने लगे, इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था। अरे फिरोज, हाँ, सुनो तो, यहाँ हो ना। हुआ क्या? इतना काहे शर्मा रहे हो? हाँ, बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं। अरे लेकिन काम का है। बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीवी कैसे पंखा साफ करती है। जो काम आज छुप छुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो। क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने। 1 फुट नाटे रह गए तुम हमसे। लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही। अच्छा जी, अभी बता। अरे नहीं। सुनो, अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ 2 इंच से चूक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी हमारे साथ। चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ। घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे। बदले में उसने कहा दिया धोखा, घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ। फिरोज, क्या लगता है तुम्हें किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी। अरे हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई। अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को? ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके माँ बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। मुन्ना बाबू। हाँ साहब। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लाश आप लोगों ने देखी थी
उसका डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच हो गया है। इसका मतलब वो लाश फरीदा की ही थी। संभालिए अपने आप को। मुन्ना बाबू, हम आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। हमने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश के साथ किसी ने जबरदस्ती की, बलात्कार किया उसके साथ। आपको किसी पर शक है? कोई अंदाजा है कौन हो सकता है जो आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं साहब, सच कहें तो हम हमारी बेटी के बारे में कभी समझ ही नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी उससे, किस बाप को नहीं होती। पर एक दिन वो भाग गई किसी के साथ। बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। दोनों कहीं अलग रहने लगे। लड़के का नाम फिरोज था। फिर फिरोज के माँ बाप ने भी उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और फिरोज अपने खानदान के साथ ही रहने लगा। हमें लगा कि हमारी बिटिया खुश है वहां। ईद का मौका था, हम दोनों बिटिया की ससुराल गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी फिर से भाग गई। अरे वैसे भी आप लोगों को तो अपने आप पर फक्र होना चाहिए। अरे ऐसा क्या सिखाया है आप लोगों ने? ऐसे कौन सी परवरिश दी है अपनी बेटी को? कोई भी चाहने वाला मिला नहीं कि वो भाग जाती है। अरे फरीदा की अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं? अरे खाइए, मिठाई खाइए। अरे अम्मी, थोड़ा भी जाने दो। छोड़ो क्या मुन्ना बाबू, आपने तो ऐसी बहू दी कि तमाशा देखने के लिए मेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको ही तमाशा बना के गई वो। ये ऐसे बुत बने क्या सुन रहे हैं? चलिए निकलिए, दफा होइए यहाँ से। चलिए उठिए। लड़की के माँ बाप थे हम, शर्म से सर झुकाकर लौटा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब फरीदा आप लोगों के साथ यहाँ रहती थी शादी से पहले, तब उसका किसी के साथ कुछ? नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हाँ, वो बहुत हंसी मजाक करती थी। वो कद में लंबी थी ना, इसलिए जो भी लड़के उससे कद में छोटे थे ना, उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। पर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आपकी बेटी और फिरोज के बीच मोहब्बत थी, फिर उनकी शादी भी हो गई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि? ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा साहब। 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो भाग गई? आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर तो होगी? शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा था, लड़की वाकई खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बनी होगी। बहुत चाहने वाले होंगे इसके। सर, कोई दिलजला आशिक भी तो हो सकता है इसके पीछे। इसके शौहर को जरूर पता होगा कि कौन इस पर मर मिटने को राजी था और कौन इसे मार के मिटाने को। पहली बार तो उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वही हमें बताएगा कि इसके कितने आशिक थे और कौन कौन था। फिरोज, ये तो तय है कि तुम्हारी बीवी का खून किसी दिलजले आशिक ने किया है। साहब, कहा जाने कितने दिलजले आशिक थे उसके। अरे बच्चलन थी साहब, हम तो फंस गए उससे शादी करके। हमारे घर से ही भाग गई। भागकर गई कहाँ थी और किसके साथ भागी थी? पता नहीं साहब, लेकिन आए दिन लोग उसको इधर उधर देखा करते थे उसके आशिकों के साथ। और ये आशिक था कौन? किसने देखा? कहाँ देखा? अभी 4-5 महीने पहले देखा गया था उसको उसके आशिक के साथ, यही कबीरपुर दरगाह पर। रघु भैया ने देखा था उसको, दौड़ के आए और हमको बताया, लेकिन जब तक हम लोग वहां जाते निकल चुके थे दोनों। रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। कहीं उसी की नजर तो नहीं थी फरीदा पर? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े भाई के जैसे हैं हमारे। हमारे निकाह में बहुत मदद किए थे। पाठक, दरगाह पे जाके पता करो, पता तो चले ये सच बोल रहा है या झूठ। सर, बाबा इस लड़की को पहचानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ी नेक लड़की है ये। अक्सर यहाँ आती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। गरीबों को खाना खिलाती थी। पर पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो वो यहाँ किसी के साथ आती थी। जी, अपने शोहर के साथ आती थी या फिर अकेले। इसे पहचानते हैं? जी हाँ,
यही तो उसका शोहर है, फिरोज नाम है इसका। अच्छा बाबा, कभी किसी और के साथ आई थी यहाँ? परवरदिगार की कसम, वो वैसी औरत नहीं थी, ये एकदम पाक दामन औरत है वो। शुक्रिया। सर ये फिरोज झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी दरगाह तो जाती थी, लेकिन या तो इसके साथ या फिर अकेले, कभी किसी और के साथ नहीं गई सर। और सर 4 महीने से तो वो दरगाह गई नहीं। वह झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है तू। साहब हम काहे गुमराह करेंगे आपको? राजेश, रॉकी, सलीम, बबलू, समीर, इन सबके साथ चक्कर था उसका, और कहा जाने कितना चक्कर था। ये जिन लौड़ों के तूने नाम लिए हैं, कहाँ मिलेंगे? सर ये फिरोज कहीं हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा? पाठक, एक औरत का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो नहीं होगा ना? सर आपका शक कहीं फिरोज पर तो नहीं? हाँ सर, उसके पास मोटिव है, वो उसका मर्डर कर सकता है, लेकिन लाश के साथ रेप? अगर मुजरिम कोई मानसिक रोगी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। सर लेकिन फिरोज का तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो 5 लोग, राजेश, सलीम, समीर, रॉकी और बबलू, देखते हैं अब इन 5 की कुंडली में क्या निकलता है। सर एक बात और, सर जिस बोरे में लाश मिली थी उसके डिटेल्स लेने के लिए मैंने मिश्रा जी को भेज दिया है। रॉकी ना पत्ते वो तेरा पेरी करता है। चुप रोतले, हरदम रोते ही रहता है। अरे पुलिस! साहब पत्ते खेल रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे हम लोग। सिखा मत। राजेश कौन है? ये साहब। तूने फरीदा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सब फरीदा भाभी को उनके घर पे। भाभी बोलता है, तेरा चक्कर था ना उसके साथ? अरे नहीं साहब, अम्मा कसम, हमने तो बस एक बार उनके हाथ की बनाई फिरनी खाई थी, बस उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं साहब। जब से वो गायब हुई तब से कहीं देखा? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा। राजेश झूठ मत बोल, फिरोज ने हमें बताया कि तू उससे मिलता था। साहब वो झूठ बोल रहा है, सारा हमको वो। तुझी को क्यों फंसा रहा है? कोई तो वजह होगी ना। गायब होने से पहले उसको मैं फिरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। हमारे वजह से घर में कौरा मचा है, हमारे वजह से? मत खुलाओ तुम हमारा। अरे तो तू ही बता ना, वही रात कव्वाली जाने के लिए क्यों मिली जब हम घर पे नहीं थे? किसके साथ गई थी तू? जब तुम साहब के साथ में गाड़ी लेकर जाते हो, रात कहाँ बिताते हो ना, एक मालूम नहीं है क्या हमें? अशफाक भाई सब किससे बताया तुम्हारे? हमारा हाथ मत लगाना हम पे। बाकी जनानियों की तरह कमजोर नहीं है हम। उस दिन किस तरह से फंसे हुए पहिए को निकाल लिया था ना, उसी तरह तुम्हारा हाथ उधर फेंक देंगे। एक दिन कव्वाली कहाँ चले गए तो क्या बच्चा हो गए क्या हम? अरे कुछ ना कुछ तो करती होगी ना तू, बार बार नाम काहे उछलता है तुम्हारा? बस इतनी परेशानी है, इतना ही शक है तो काहे ना तलाक ले लेते हमसे? बबलू तू बता, क्या जानता है फरीदा और फिरोज के बारे में? पता नहीं साहब, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समीर कहाँ मिलेगा? समीर से पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, वो तो कभी किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखता था। उसका किसी के साथ क्या चक्कर होगा साहब? पाठक सर, समीर को उठा के लेकर आओ और इन सबका पार्सल थाने भिजवाओ। सर। सर सर ये है समीर। अपीयरेंस से वो लोग शायद दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते। पाठक इससे पूछताछ हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा सर? समीर, समीर नाम है ना तेरा? बैठ। मस्ताना लेडीज टेलर के यहाँ कटिंग का काम करते हो ना तुम? जी मैडम। फरीदा आती थी वहां? हाँ। नीचे क्या देख रहा है? नजरें मिलाकर बात कर। खूबसूरत थी ना वो? जी जी नहीं मैडम। खूबसूरत है, दिल तो आ ही गया होगा ना? जी मैडम, मेरा मतलब नहीं मैडम, बहुत डर लगता था, बहुत मजा करती थी। गुदगुदी होती थी अंदर? जी नहीं। अच्छी लगती थी? जी नहीं मैडम, अक्सर
कपड़े सिलवाने आया करती थी, तो नाप मुझे ही लेना पड़ता था। डॉक्टर बोस ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत छेड़ती थी। एक दिन वो मेरे दुकान पर आई। अरे कैसे हो लाजू जी? अच्छा लाजू जी, अब एक काम करिए, फटाफट से हमारा माप ले लीजिए। वो कहा ना सलवार कमीज सिलवानी है। जी वो मास्टर जी नहीं है। अरे मास्टर जी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना, जल्दी से माप ले लीजिए हमारा। वो आपने वो फिल्म देखी है जो नई आई है, ओ ऐश्वर्या राय की? हाँ, उसमें कैसी कुर्ती सिली है, बस डिट्टो ऐसी सिलवानी है हमें। अरे इतना कपकपा क्यों रहे हैं आपके हाथ? अच्छा अब छोड़िए, हम बताते हैं, लिखिए 36। जी वो आप लाज सब बाद में बहुत तो क्या छुई हुई बोले आपको? हाँ, आपकी ना शादी करवा दे। आपकी शादी लड़की से करवाएं या फिर? अच्छा मैं बाद में आती हूँ। इसलिए खून कर दिया तूने फरीदा का? खून? क्या कह रहे सब आप? भला मैं खून क्यों करूंगा? सिर्फ खून ही नहीं, लाश के साथ रेप किया तूने। रेप? हेलो, हाँ 1 मिनट, ठीक है हम आते हैं। लतिका, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से मेजरमेंट लो इसका। कैदी की वर्दी सिलवानी है इसकी। जी सर, ये बोरी तो हमारे यहाँ की है, लेकिन इसमें लाश कैसे आई ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुंसिया गांव से कोई आपके कोई हमारे यहाँ काम करता है क्या? सर वो अपना टेम्पो ड्राइवर रघु वहीं का है। ये रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। बुलाओ उसे। सर 2-3 दिन से छुट्टी पे, बीमार है। उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, पर याद रहे उसे बताना मत, समझ गए ना? रघु जिस पर फिरोज को बेहद भरोसा था, उसकी क्या भूमिका थी इस जुर्म में? क्या वो शामिल था या फिर उसे भी इस जुर्म की कहानी लिखने वालों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाकर खड़ा कर दिया था? शक के घेरे में एक मासूम सा दिखने वाला समीर भी था, जिसे पुलिस नेक्रोफिलिक यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला मान रही थी। क्या वो सकुचा सा सहमा सा मासूम युवक वाकई इस जुर्म का सूत्रधार था? और क्या क्या किया रघु ने तेरे लिए? सिर्फ लाश फेंकने के लिए बोरी का इंतजाम किया था या खून में शामिल था वो? क्या कर रहे हैं साहब आप? हम काहे करने लगे खून? रघु भैया ने तो निकाह के वक्त हमारी काफी मदद की थी, वो काहे करेंगे खून? देख फिरोज, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसकी तेरी बीवी के साथ। तू अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा है। पर साहब अशफाक भाईजान ने ही ये बात हमें बताई थी। एक बार नहीं कहीं झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी बात भी कोई कबूल करता है? तूने अपनी बीवी को देखा कभी किसी के साथ? नहीं साहब। फिर? लेकिन अशफाक भैया... अबे तेरे भैया कहेंगे कि तेरा कान कौवा ले गया, तू कौवे के पीछे दौड़ेगा क्या? पाठक चल, इसके प्यारे भैया अशफाक को उठा के लेके आ। ये केस अब इन दोनों पे खत्म होगा। और याद रखना फिरोज, बहुत घिनौना अपराध हुआ है, एक लाश के साथ रेप हुआ है। सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले चल अशफाक खड़ा हो। अरे साहब, तेरे हजामत हम बनाते हैं। अरे साहब लेके चल। साहब, फरीदा औरत नहीं, आफत थी, आफत। तो उस आफत को तूने रास्ते से हटाया या तूने अपने भाई की मदद की उसे रास्ते से हटाने में? अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे छोटे भाई की बीवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। फिरोज जब घर से निकल जाता तो फरीदा भी कहीं गायब हो जाती, देर देर तक घर नहीं आती। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लगाम रखना सीख, नहीं तो किसी दिन हम सबके चेहरे पर कालिख पोत कर भाग जाएगी। साहब, मैंने फिरोज को कई बार आगाह किया, सब लोगों ने देखा। घर से भागने के बाद बेहयाई से सर उठाकर घूम रही थी। क्या करता साहब, सब कुछ अपने भाई को बताना पड़ा। भाई ने कहा तो सच, बीवी ने कहा तो झूठ। ऐसी बात नहीं है साहब, आपको पता नहीं है, अशफाक भाईजान नहीं रहते तो हम कभी घर वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई का कर्जा तूने ऐसे चुकाया? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम इतने गिरे हुए नहीं कि मुर्दे के साथ, और ना ही अशफाक भाईजान इतने गिरे हुए हैं। जरूर उस फरीदा का कोई ना कोई आशिक रहा होगा जिसने उसके साथ ये सब किया होगा।
अरे उस घोड़ी को हम लगाम कस ही नहीं पाए, खून क्या करेंगे। और रही अशफाक भैया की बात, अरे उनके पीछे तो खुद ही दौड़ी थी मारने वो। अरे फिरोज, ये कहाँ है? जब कल रात हम घर पे नहीं थे, कहाँ थी तू? काहे बौखला रहे हो इतना? कव्वाली सुनने गए थे। किसके साथ गई थी कव्वाली सुनने? जैसे अपने घर से भागी थे, हमारे साथ किसी और के साथ भागने का इरादा है क्या तेरा? फिरोज, जबान संभाल के बात करो। आवाज नीची, शौहर है हम तेरे। बहुत कुछ बताया अशफाक भाईजान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो अपने अशफाक भाई से। हाँ, बीवी हम तुम्हारे, निगाह की है तुम्हारे साथ में। कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि 4 दिन वो पहने 4 दिन तुम। अशफाक! अरे बाप रे! अब आपको यकीन नहीं आता तो बबलू से पूछ लीजिए। बबलू ने जो बताना था बता दिया है। अब तो सिर्फ ये बता, तूने अपनी बीवी को मारा क्यों? जिसकी कसम खिलानी है खिला लीजिए साहब, हमने खून नहीं किया। अरे एक तो थप्पड़ जरूर मारा है उसको जब गुस्सा मगज पे चढ़ जाता था। अरे भाई को गाली देगी तो गुस्सा नहीं आएगा का? तो तू फरीदा के बारे में अफवाहें फैला रहा था और अपने भाई के मन में शक के बीज बो रहा था। नहीं साहब, मेरा छोटा भाई तो मेरे बेटे जैसा है साहब। नहीं साहब, क्या बे? हम कंचे खेलते हैं और तू हमारा बड़ा भाई है जो हमें घुमाएगा? नहीं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या घुमाएंगे। लेकिन हम सच बता रहे हैं, आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तक तो हमने फिरोज को कई बार समझाया, भाई ठंडे दिमाग से काम ले। इसका मतलब ये हुआ कि फरीदा का खून तूने नहीं, तेरे भाई ने किया है। रघु कहाँ छुप के बैठा था? सर इवनिंग कॉलेज के पीछे बगीचे में। ये और राजेश दोनों दोस्त हैं और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर। अब इनकी हिस्ट्री के नए पन्ने हम लिखेंगे। मिश्रा जी, आप प्रस्तावना लिखिए, हम आते हैं। जी सर। लतिका जी समीर को जाने दो। जी सर। पाठक सर, अब इस केस का असली मुजरिम हमारे हाथ में है। अशफाक, फिरोज, राजेश या रघु, या फिर ये चारों। सर ये अखबार रघु की गाड़ी में से निकला है। ये दुनिया का सबसे बकवास अखबार है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रघु ही पढ़ता है। और खास बात यह है सर, यही अखबार लाश के पास मिला था। बोलो, क्यों मारा फरीदा को? साहब हमने नहीं मारा साहब, बोलना रघु। साहब हमने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब, और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों ने फरीदा को नहीं मारा तो किसने मारा है? लाश के साथ रेप किसने किया? What? बोल, इन दोनों में से कौन है? अब बोलेगा भी? मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज के शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया। और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक! अरे कब? देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ बराबर से। तेरी तो देती हूँ मैं। बदतमीज! अरे आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई है। अरे रुक, कहाँ जा रहे भाग के? हाँ? पगला गई। अरे रुक, अरे रुक, पकड़ के मार। रुक, कहाँ जा रहे? मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर
प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था, रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ चले। जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। आइए भाभी जी। ये देखिए, ये जमीन खरीदी है इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक? यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, ये क्या कर रहे हैं? रुक रुक रुक! ला रुक फरीदा, रुक! 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 इतने ताने सुने थे नौटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि जमानत को भी तरस जाओगे। रघु, राजेश और अशफाक पुलिस की हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी अभी बाकी है। सर, हाँ, यहाँ ये क्या हुआ? ये देखिए सर, लाश को घसीटने के निशान। ऐसा लगता है कि विक्टिम को यहाँ लाकर नहीं मारा गया है। और सर, इसकी बॉडी से भी हमें कुछ नहीं मिला है जिससे हम इसकी पहचान कर सकें। अरे आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? नहीं साहब, नहीं। आप लोगों में से कोई? नहीं साहब। हत्यारे ने ये लाश शायद इसलिए यहाँ फेंकी होगी क्योंकि विक्टिम इस एरिया का नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास के थानों से कोऑर्डिनेट करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट जरूर होगी जिसकी डिस्क्रिप्शन इसकी लाश से मैच खाता हो। तब तक इस इलाके की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। जी सर। तुम सही कह रहे हो, इसे मारा कहीं और गया और लाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया गया। और यह काम किसी अकेले आदमी का मुझे लगता नहीं है। और अगर यह काम किसी अकेले आदमी का है तो उसे लाश को खेत और जंगल के रास्ते घसीट के लाने में बहुत मुश्किल हुई होगी। सर, वहाँ पत्ते पे खून के निशान लगे। आप ये देखिए सर। ये ब्लड के सैंपल्स इकट्ठा करो। ओके सर। सर, खून के धब्बे देख के तो ऐसा लग रहा है कि लाश को इसी तरफ से लाया गया हो। मलिक, ये जंगल और खेत खलियान का इलाका तो यहाँ आकर खत्म हो गया। यहाँ से अपने पुलिस स्टेशन तक की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की होगी। मान लो हत्यारा यहाँ से लाश को लेकर घुसा और पुलिस स्टेशन तक घसीट कर ले गया तो उसे खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन सर, लाश को 2 किलोमीटर तक घसीट के ले जाना, और वो भी ऐसी लाश जिसे ले जाने में तकलीफ हुई हो, कोई भी हत्यारा इतनी मेहनत क्यों करेगा?
जो इंसान एक जिंदगी को खत्म कर सकता है वो 2 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर तक भी लाश को घसीट कर ले जा सकता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उसने लाश को पुलिस स्टेशन के सामने ले जाके क्यों फेंका। वो कहीं और भी तो ठिकाने लगा सकता था उसको। सर शायद ये हत्यारा जानबूझकर ऐसा चाहता हूँ कि हम इस लाश तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लाश तक हम नहीं, लाश हम तक पहुंची है। ऐसी बेनाम लाश जिसके बारे में हम उतना ही जानते हैं जैसे कि एक कोरा कागज है। इस लाश के बारे में पता करना इतना आसान नहीं होगा। आसपास के घरों और गांव में पता करो, शायद कोई घर ऐसा मिले जिसका इस लाश से कनेक्शन हो। और हाँ, इस लाश की फोटोग्राफ को हर इलाके में सर्कुलेट करा दो। हो सकता है कोई मिसिंग कंप्लेंट ऐसी मिले जिसका इस लाश से मैच हो। जी सर। हाँ भाई, यहाँ आसपास से 30-32 साल का लड़का लापता है क्या? पतला सा, कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? हमने पास ही के जंगल में लाश मिली उसकी। साहब मेरा भाई भी सुबह से ना दिखा है। कहाँ गया तुम्हारा भाई? कुछ बता के गया है? यहाँ वहाँ घूमे हैं साहब, दिमाग से थोड़ा कमजोर से है, कभी इस गली में कभी उस गली में, न जाने कहाँ होगा साहब, किसी को ना मालूम। इस फोटो को पहचान सकते हैं आप? पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद आखिरकार उस शव की शिनाख्त हो गई, लेकिन सवाल यह था कि इस शख्स की हत्या किसने की और क्यों। मृतक के परिवार को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने परिवार के एक अहम सदस्य को खो दिया था। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ये जानने में जुट गई कि आखिर ये मामला क्या था और आखिरकार किसने इस मानसिक रूप से विकलांग जगत को इतनी बेरहमी से मारा था। पता नहीं साहब, किसने मारा और क्यों मारा मेरे जगत को। अरे मेरा बेटा किसी का बुरा कर ही नहीं सकता था, इतनी समझ ही कहाँ थी उसमें। मतलब? अरे साहब, देखने में बड़ा जरूर था, उसका दिमाग भी कमजोर था, बिल्कुल 10-12 साल के बच्चे की तरह बर्ताव था उसका। लगी ले, मेरी बारी है, मैं खेलूंगा। ले। और ऐसे नहीं खिलाते किसी कम। क्यों नहीं खिलाते? मैं खेलूंगा, समझ गया के? अरे ला, मेरी बारी है, ला। ओए, मेरी बारी है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग खेलते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं खिलाते। जाओ जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। जाओ 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 खेलो अपने दोस्तों के साथ। मुन्ना कौन खिलाओ? तो देख फिर, कोई कौन खेल रहा है? कोई कौन खेल रहा? कोई कौन खेल? कौन खिलाओ? खिलाएंगे, जाओ। मुन्ना कौन खिलाओ ना? मुन्ना कौन खिलाओ? मुन्ना कौन खिलाओ? कोई कौन खेल? मुन्ना कौन खिलाओ? मुन्ना कौन खिलाओ? मुन्ना कौन खिलाओ? मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। मतलब कि मानसिक रूप से वो बच्चे जैसा बर्ताव करता था। साफ ये कहना तो मुश्किल से, क्योंकि एक तो उसकी बचकानी हरकतें थी, दूसरी तरफ जब वो किसी लड़की से मिलता था तो उसका मिलने का अंदाज बहुत अलग होता था। क्या वो छोटे, तुम्हारी मोनू से लड़ाई कैसे हो गई? पहले उसने मेरे को मारा, तो उसने तुम्हें मारा तो तुम भी उसे मारोगे। क्या हुआ? कैसे गिरे तुम? चलो। ए मैं जगत, खेलेगी मेरे के लिए? खेलेगी मेरे साथ? खेलेगी? अच्छा हुआ मर गया साहब, अगर जिंदा होता तो मेरे हाथों से मरता। वो तो गांव वालों ने बचा लिया उसको। कहीं तूने तो अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर ली? अगर इच्छा पूरी की होती तो पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं, अंदर आके खुद बताता आपको। और जिसने भी ऐसा किया ना, बहुत अच्छा किया, भगवान उसका भला करे। साले ने मेरी बहन के साथ। छोड़ो, शादी में ना ऐसे ही होता है। बचाओ! अरे कोई लड़की चिल्ला रही है। बचाओ! अरुण भैया, वो जगत सुमन को छेड़ा। जगत, काजल, 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 बहन को छेड़ता है। यही काट दूंगा तुझे, यही काट दूंगा, यही काट दूंगा, यही काट दूंगा। ये गांव बहुत छोटा सा है साहब, यहाँ छोटी छोटी सी बातों को लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उस बात को तो लोगों ने ऐसा फैलाया कि आज तक किसी ने मेरी बहन के साथ शादी तक नहीं की। एकदम बावड़ा था, कुछ भी करे था,
पता नहीं इसको पागल खाने में भर्ती क्यों ना किया उन लोगों ने। और कोई खास बात जो आपने नोटिस की हो? उसका भाई भरत डॉक्टर बन के आया था शहर से, और शहर से आने के बाद उसका ब्याह यहाँ हो गया। भरत के ब्याह के बाद जगत घर में रहने लग गया, और जब भी घर से निकलता तो लोगों से यही कहता फिरता कि उसका ब्याह किसी गुड़िया से हुआ। ऐसा क्यों कहा करता वो? पर कौन थी ये गुड़िया? पता नहीं साहब, अब पागल की बात पे कौन ध्यान देवे। और ये भरत की बीवी कहाँ है? वो तो बहुत पहले छोड़ के चली गई थी। एक बात तो साफ है, जगत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगत की इन्हीं हरकतों की वजह से किसी शख्स ने जगत को अपना निशाना बना लिया? उसकी कुछ हरकतें से तो लोग परेशान हो चुके थे सर, और कुछ बातें तो बड़ी अजीब सी है। ये जितने भी लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो जगत को मारना चाहते थे उसकी हरकतों की वजह से, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने उसको मारा होगा। लेकिन सर अचानक ही भरत की शादी होने के बाद जगत का घर से कम निकलना भी किसी और ही इशारा करता है। मलिक, ये जगत के मौत की गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। जो पेड़ हम देख रहे हैं इसकी जड़ें बहुत दूर हैं, और जब तक इन जड़ों को हम खोद नहीं देंगे ना, हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सर ये यहीं पास ही में रहता है, इसे जगत के बारे में कुछ पता है? क्या पता है जगत के बारे में? ओए जगत, ओए जगत, ओए जगत, ओए इधर आ। और भाई कहाँ जा रहा है? अच्छा सुन, हमने एक नया बहुत अच्छा खेल निकाला है, खेलेगा तू? नया खेल? हाँ। क्या है? शादी शादी, खेल को नाम है शादी शादी। शादी शादी? उसमें क्या हुआ है? इधर ये देख। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तेरे को करना है ऐसे? वो देख, वो लड़की दिख रही है? अब यूँ समझ ले कि तू है इस वीडियो का हीरो और वहाँ लड़की है इसकी हीरोइन। अब तेने बस ये करना है जो तू यहाँ देख रहा है, तेने करना है ऐसा है? चल उठ 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 उठ, चल चल चल, अरे चल मेरे मिट्टी के शेर, जल्दी जाओ, आज कस के जल्दी। यहाँ जा 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 जा, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई है इधर, चल जा 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 जा। आज इस पागल की लगेगी छित्ती पर है। पागल की लग गई। सर मैंने तीनों से अच्छे से पूछताछ की है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं। तीनों सिर्फ इतना कबूल कर रहे हैं कि वो जगत के साथ में रेड लाइट एरिया में जरूर जाया करते थे, लेकिन इनका कहना है कि जगत के साथ में वो जो भी मस्ती मजाक करते थे उससे किसी को नुकसान नहीं होता था। और कोई खास बात जो उन्होंने बताई हो? हाँ सर, इनका कहना है कि जब जगत का भाई भरत शहर से आया था और भरत की जब शादी हुई तब से जगत ने घर से निकलना कम कर दिया, और जगत ने इनको किसी गुड़िया के बारे में बताया था, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने आज तक उस घर में किसी गुड़िया को नहीं देखा। मालिक, इन तीनों को इतनी आसानी से हम छोड़ नहीं सकते हैं। तुम एक काम करो, इनके फोन रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करो, क्योंकि जितनी शराफत ये दिखा रहे हैं ना, उतने शरीफ ये हैं नहीं। साहब, भरत जगत का छोटा भाई से अभी अभी शहर से डॉक्टरी करके आया से। जगत अगर किसी की बात सुनता था तो सिर्फ भरत की। भरत उसने मंदिर लेके जाता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था। साहब, भरत की वजह से जगत को हम तीनों लड़कों से मिलने से रोक पाए थे। और गुड़िया, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, इसका क्या राज है? गुड़िया कुछ नहीं साहब, बस जगत के दिमाग का एक छलावा था। हाँ साहब, वो खुद ही औरतों के कपड़े पहन के अपनी ही बीवी की होने की नकल किया करता था, तो हमें लगा कि ऐसा करने से अगर वो शांत रहता है और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए तो ऐसा करने से हम उसे ना रोकते थे। लेकिन तुम तो अपनी बीवी को भी नहीं रोक पाए। उसे रोकना मुमकिन ना था साहब, उसे जगत से प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। साहब, मन्ने वहाँ कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। पहले दिन से ही उनके परिवार वालों पे
शक सा होने लगा था। और उन लोगों ने तो शादी के बाद तक मैंने ये ना बताया था कि उनके एक बड़ा लड़का भी है जो कि पागल से, वरना 20 लाख दहेज में देकर कौन उस घर में शादी करता। अरे सुनो, क्या है? वो वहाँ खिड़की के पीछे कोई है। मैं देख कर आता हूँ। अरे डरने की कोई बात ना है, जगत भैया थे, पता नहीं कैसे आज बाहर निकल आए। कभी कभी उनको दौरे पड़ते हैं। बाहर निकल आए मतलब? और दौरे किस चीज के पड़ते हैं? चंदा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये क्या, आज के दिन ये सब तू सोच रही है? अरे आज तो हमारी सुहागरात है। अरे चंदा, तू यहाँ इतनी रात को क्या करे से? वो माँ, वो अंदर से आवाजें आ रही हैं। अरे तू परेशान ना हो, अंदर जगत भैया है, उनको ऐसे दौरे पड़ते हैं, मैंने बोला था ना। ना, अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। अरे चंदा, अंदर भैया ही है, अक्सर ऐसा होता है। तू नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चल हाँ, कमरे में चलते हैं, चल। जा बेटा, तू सो जा, जा। उसे यहाँ लाकर गलती तो ना कर दी हमने। शादी के बाद भरत के साथ सीधे सरकारी क्वार्टर में भेज देना चाहिए था। ना, ऐसा करने से तो इसे और गांव वालों को अजीब लगता। एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो ये अपने हिसार वाले सरकारी क्वार्टर में चले जाएंगे। उस घर में कुछ तो ऐसा था जो कि ठीक ना था। बस उसी के बाद से मेरा शक और भी गहरा हो गया। गुड़िया, मदद? चंदा, तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो वहाँ दीवार पर कुछ ना, इधर भाई रवे। तू आ मेरे साथ। तुझे कितनी बार समझा इधर भाई रवे से? हाँ चंदा, ये ठीक बोले से। चल तू भीतर जा, जा जा, जा।
जब मैं वहां गई तो मैंने साफ साफ दीवार पर देखा था, वहां किसी ने नाखून से लिखा था गुड़िया मदद। लेकिन साहब जब मैं वहां दोबारा गई तब वहां ऐसा कुछ भी ना था, और ये बात मैंने अपने पति को भी बताई थी। मैं कसम से बोलूं हूँ, मैंने वहां दीवार पर गुड़िया मदद लिखा देखा है। अंदा के गुड़िया गुड़िया लगा रखा है तने। अरे आप हमारी बात पर विश्वास क्यों ना करो हो? ठीक है, चल अंदर जाकर देख कर आते हैं, उसके बाद ही तन्ने मन के वहम दूर होगा। चल। हाँ चलो। कहाँ लिखा है? अरे यही तो था। यही पर अब कहाँ गया? भाई है ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। गुड़िया ये सब क्या हो रहा था मेरे कुछ समझ ना आ रहा था। मैंने जानने की कोशिश भी की पर कोई फायदा ना हुआ, और फिर उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। मलिक, ये केस थोड़ा उलझाने वाला है। क्या सच में वहां सिर्फ जगत ही था या फिर उसके साथ कोई और भी था? और अगर कोई था तो वो कौन होगा? इस केस में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, पर इन बातों में सच कहाँ छुपा है? सर, हमने जगत के घर के आसपास पता किया, उनमें से किसी ने जगत के यहाँ कभी कोई औरत नहीं देखी और ना ही जगत को कभी औरत के कपड़ों में देखा। सर क्यों ना एक बार भरत से पूछताछ की जाए, आखिर उसके आने के बाद से तो जगत के बर्ताव में बदलाव आया था। नहीं मलिक, ये सही मौका नहीं है भरत से पूछताछ करने का। एक काम करो, उस पर नजर रखो, उसके घर के सारे फोन टैप करो। जी सर। जिस केस की शुरुआत एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी से हुई थी, वो केस अब कई सवालों से घिर चुका था, और उन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल था वो था एक नाम, गुड़िया। आखिर कौन थी ये गुड़िया और इसका क्या लेना देना था जगत के साथ? क्या ये वाकई में किसी का नाम था या फिर सिर्फ ये एक कल्पना थी? आखिर क्यों ये सारे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत की सब में हिस्सेदारी थी? लेकिन इन सारे सवालों की शुरुआत जिस सवाल से हुई थी उसका जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला था। आखिर किसने मारा था जगत को? सर मैंने पता किया है, भरत पढ़ाई के दौरान हिसार के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहता था। क्या? हाँ सर। हाँ सर, ये मेरा ही घर है और भरत यहाँ किराए पे रहता था। और आप? सर पास ही मेरा एक और घर है, मैं वहाँ रहता हूँ। वैसे उसके साथ उसकी बीवी भी रहती थी। पक्का वो उसकी बीवी ही थी? हाँ सर, संध्या नाम था उसका, लेकिन वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। और कुछ जो आप उनके बारे में जानते हो? हाँ सर, एक दिन संध्या को मैंने सड़क पर किसी आदमी से लड़ते हुए देखा था। वहाँ पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की वाट लगाकर तुम यहाँ ऐश कर रही है। और उस दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। भरत पैसे चाहिए घर के लिए। अभी मैंने 10 दिन पहले तुझे दिए थे पैसे, 7,000 रुपए दिए थे ना मैंने। 7,000 में क्या होता है भरत? क्यों नहीं होता है? पहले तो होता था। भरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 1 महीने में खत्म हो चुके पैसे। वो कितने पैसे चाहिए तुझे? चिल्ला मत। कौन था वो आदमी जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था? ये तो मालूम नहीं, और ना ही कभी मैंने पूछा। अच्छा, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस लड़की का हुलिया बता सकते हैं? हाँ सर, जरूर। हाँ साहब, जो सच है कि मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। पहली शादी की बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि उससे दहेज कम हो जाता साहब, इतनी बड़ी रकम दोबारा ना मिलती, बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो फिर वापस क्यों गई वो? पता नहीं साहब, उसे तो मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ से नफरत होने लगी थी। मैं उसकी हर एक बात नज़रअंदाज कर देता था साहब, लेकिन फिर भी वो एक दिन चली गई। भरत मेरे साथ रह नहीं सकता। अरे मेरी बात, तू मुझे कहीं लेके नहीं जाता। कहाँ जा रहा? के नहीं देता। तू जा कहाँ? कपड़े नहीं लाके देता मुझे। तू छोड़ मुझे। सुन मेरी, तू मेरे साथ रहने लायक ही नहीं है। और ये कौन है? संध्या इसे कैसे जानती थी? इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे संध्या ने कभी नहीं बताया इसके बारे में।
किसके बात से साहब? संध्या का घर यही है? जी नहीं, जिस संध्या की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कब की मर चुकी है। सरपंच के बेटे से शादी होने वाली थी साहब उसकी। अब तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि वो हमारी बेटी है। न जाने कब उसके दिमाग में गोबर भर गया साहब, उस भरत के साथ भाज गई। मुंह काला करा दिया उसने पूरे गांव के सामने मेरा। इसे पहचानते हैं आप? ये तो हरीश है साहब। इसकी फोटो लेके क्यों घूम रहे हैं आप? इससे ही तो संध्या की शादी होने वाली थी। छोरी तो संभालने न जाती तेरे से, मुंह उठा के रिश्ता लेकर चला आया। भाई शेखर, अब ये 3 लाख रुपए तो तने देने ही पड़ेंगे। 3 लाख? पर शादी तो हुई ना है। ये भी टेंट तंबू का खर्चा कौन देगा? तुम्हारी लड़की की गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं? पैसे ना थे, मजबूर में जमीन बेचनी पड़ी। ना जाने कौन मनुष्य घड़ी में पैदा हुई थी। ना वो हमारी बहन है, ना इस घर की बेटी। संध्या को कैसे जानते हो? बस एक बार मिला था उससे शहर में। तुम? हाँ मैं। वहां से मुंह काला करा करके यहाँ पर ऐश कर रही है। बस आप गुस्से में 2-4 बात सुना, मन बढ़ लिया। ये मनने के पता हो कहाँ होगी और किसके साथ होगी। मलिक, ये गुड़िया का क्या चक्कर है? कौन होगी ये गुड़िया? सर कहीं ये गुड़िया कोई मनगढ़ंत तो नहीं है? जगत को किसी ने क्यों मारा होगा? कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसने जगत को मारा होगा? मलिक एक काम करो, इन सब के रिकॉर्ड्स दोबारा खंगालो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। आप लोग चलिए, हो जाएगा काम। ठीक है सर। इन फोन रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा है। क्या? सर जिस रात जगत गायब हुआ था उस रात को भरत ने अपने फोन से एक लोकल नंबर पे फोन किया था। किसका नंबर है वो? सर वो नंबर बल्लू का है और ये बल्लू जगत के उन तीनों दोस्तों में से एक है। बता किसने मारा जगत को? मैंने मारा साहब। तो फिर किसने मारा? तू तो डॉक्टरी करके घर आ, 20 लाख में बात तय हो गई है। 20? हाँ, शादी कर और उन पैसों पे ऐश कर। बावड़ा हो गया क्या तू? तूने 2 साल से शादी कर रखी और आज तक नहीं बताया। ये क्या करे? ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, किसी भी हालत में इसको छोड़ नहीं सके हैं। 20 लाख बार बार नहीं मिलेंगे। एक काम कर, लेके आ उसे, देखते हैं क्या करना है। भरत 2 साल हो लिए कि अचानक मम्मी पापा से मिलाने ले जा रहा। सब ठीक है ना? जल्दी से। जगत आजा, अंदर आजा। या ना आज से तेरी गुड़िया से तू ना इससे शादी खेल सके, इतने कोई ना रोके वो। लुगाई बनेगी या शादी के लो। मैं शादी करूं? बब्बू मैं इसका हस्बैंड बनूंगा। शादी खेल लेंगे हम। शादी खेल लेंगे, ठीक है? चलो सब। क्या जगत, तूने अपनी गुड़िया हमें नहीं दिखाई? ओए मैं कौन दूं? मेरी गुड़िया मेरी है वा। हम तो तेरे दोस्त हैं यार, और वैसे भी खेल खेलने का मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। हाँ? अकेले अकेले खेलने में कोई मजा थोड़ी आता है। और वैसे भी तेरे को ये खेल हमने सिखाया साड़े, और तू हमारा कोई मना कर रहा है? ये देख जगत, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। एक मेरी तरफ से भी चॉकलेट और ये नहीं। पर एक बात है बुल्लू, जितनी बार भी मेरी गुड़िया के लिए खेल लगा ना, उतनी चॉकलेट देनी पड़ेगी। मंजूर है?
अरे एक नहीं 3 चॉकलेट लेके आऊंगा, और एक ये, एक मेरी तरफ से ये, और ठीक है। अब ना सरताज ऐसा करते हैं कि पहले ना गुड़िया के साथ मैं खेल लेता हूँ, ठीक है? तो चॉकलेट का ठीक है। हाँ बस सर, उसके बाद तो फिर संध्या कहाँ है? क्या रे शेखर, संध्या कहाँ है? क्या मतलब? देख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, हमें सब पता चल चुका है। देख, अभी भी सच सच बता दे, वरना तू हमारा स्टाइल जानता ही है। सर मैंने इस बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसे नहीं बताएगा, लेके चलो इसे। चल पकड़ो इसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता साहब, बता बता कहाँ है संध्या? बता बताओ साहब, बताओ साहब। वो बैठे लालच किसी भी इंसान को अंधा बना देता है, ये हमें मानसिक रूप से अपंग बना देता है। इस केस में दहेज के लालच की वजह से संध्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। क्या हम इतने गिर गए हैं कि चंद रुपयों की खातिर अपने जमीर और ईमान से मुंह फेर लें? लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है जो इस विकृत सोच के साथ जीते हैं, गलती हमारी भी है जो हम इन्हें बढ़ावा देते हैं। क्या हम ये मामूली सी बात नहीं समझ सकते कि जिस रिश्ते की बुनियाद एक फायदे के लिए रखी जा रही है, उस रिश्ते का भविष्य कैसा होगा? बेशक हमारे देश की कई बेटियों ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली है, लेकिन हम फिर भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि भारत के कई प्रदेशों में औरत की पहचान सिर्फ मर्द के इस्तेमाल और उनके मनोरंजन की चीज बनकर रह गई है। जरूरत है कि हम अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं और उन्हें इस बात की शिक्षा दें कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं और उनमें फर्क मात्र बायोलॉजिकल है। अगर राम सरन ने खुद औरतों की इज्जत करना सीखा होता और यही सीख अपने बेटों को दी होती तो जो संध्या के साथ हुआ वो कभी ना होता और ना ही जगत की जान जाती, और साथ ही चंदा की जिंदगी भी खराब होने से बच जाती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।